हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं डिम्पल कटारिया आपको इस प्लेटफॉर्म पे करा रही हूँ 11th क्लास का फिजिक्स। और फिजिक्स में हम यहाँ पर फिलहाल लेकर चल रहे हैं चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्या है बच्चों? आज हम डिस्कस करेंगे स्टोक्स लॉ। ओके, स्टोक्स लॉ को डिस्कस करेंगे, स्टोक्स लॉ की जो एप्लीकेशन है उनको डिस्कस करेंगे, इसके इंपॉर्टेंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं, कॉपी पेन ले लेते हैं और वीडियो को लाइक कर देते हैं, ठीक है। और बच्चे, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो आप प्लीज इसे लाइक करने के साथ साथ में सब्सक्राइब भी करना और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है स्टोक्स लॉ, यानी कि एक लॉ है जो स्टोक जो साइंटिस्ट है उन्होंने दिया था। अब उन्होंने क्या सोचा था, क्यों उन्होंने ये लॉ दिया था, वो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर है हमारा लिक्विड पर बेस्ड है, तो यानी कि आज भी हम किसको लेंगे, लिक्विड को ही लेंगे। ओके, और हम एक कंटेनर में ना एक लिक्विड को ले लेते हैं। कंटेनर में लिक्विड है, इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड है वो कैसा है, एट रेस्ट। ओके, लिक्विड इज एट रेस्ट। हमने यहाँ पर ये लिक्विड ये ले लिया है, ठीक है बच्चों। ये ना होमोजीनियस मीडियम है लिक्विड का, मतलब कि इसमें सिर्फ एक ही तरह का लिक्विड है। ओके, एक ही पार्टिकल्स है, तो यहाँ पे एक ही तरह के पार्टिकल्स है, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जब भी इस लिक्विड के अंदर क्या होता है, सपोज किया कि एक यहाँ पे बॉल है, स्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस यहाँ पे क्या है, आर। ये बॉल क्या करती है, इस लिक्विड के अंदर एंट्री करती है। अब बच्चों, लिक्विड के अंदर ये अगर एंट्री करेगी तो फिर क्या होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो बॉल है वो धीरे धीरे डाउनवर्ड जो है डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी। ओके, अब जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी तो ये जो लिक्विड है, जैसे आपने देखा कि ये लिक्विड की एक लेयर बनी हुई है, क्या ये लेयर एज इट इज रहेगी? क्या इसमें यहाँ पर कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करते हो कि जैसे ये स्फेरिकल बॉल जो है लिक्विड की लेयर्स को टच करते जाती है। ओके, जैसे आपने यहाँ पे सपोज किया कि फर्स्ट लेयर को इसने टच किया, तो टच करने पे क्या होता है कि ये जो लेयर है यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर दी जाती है, किसके थ्रू, बॉल के थ्रू। दैट मीन्स सपोज कर लीजिए ये बॉल अब आपकी यहाँ पे आ गई है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो यहाँ पर लिक्विड की लेयर थी ये इस तरीके से अब यहाँ पर रीअरेंज हो जाती है, यानी कि पहले के कंपैरेटिवली ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश हो जाती है। अब ये जो बॉल है जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में और मूवमेंट करती है तो ये जो लिक्विड है यहाँ पे इनकी लेयर और आपकी मूवमेंट करती है, मतलब सारी की सारी लेयर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो बॉल है उनको पुश कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो आपकी लेयर है जो इस स्फेरिकल बॉल से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है वो फिलहाल अभी भी कैसे है, एट रेस्ट। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जो बॉल है वो लिक्विड की जिन लेयर्स को टच करते जाती है, ओके, जितनी भी लेयर्स को टच करते जाती हैं, मतलब ये जो बॉल है यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है ना, तो ये जब मोशन कर रही है तो ये जितनी भी लेयर्स को यहाँ पे टच करते जाती है, तो इन लेयर्स में क्या होता है भाई, ये आपस में टच कर दी जा रही है और नीचे की तरफ में पुश कर दी जा रही है, तो इनमें रिलेटिव मोशन जो है वो यहाँ पे जनरेट हो जाती है, ठीक है। इट मीन्स लिक्विड जो है उसकी लेयर्स में रिलेटिव मोशन जो है यहाँ पर जनरेट हो जाती है। अब बच्चा, जनरेट हो गई है लिक्विड के अंदर, ठीक है, क्या, रिलेटिव मोशन। तो ये जो लिक्विड है, लिक्विड की लेयर्स की रिलेटिव मोशन को कोई अपोज भी करेगा, बिल्कुल करेगा। तो मोशन कहाँ पे होगी, मोशन हो रही है यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दैट मीन्स यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एक यहाँ पे बैकवर्ड जो है फोर्स लग रहा है। ओके, बैकवर्ड फोर्स लग रहा है और ये फोर्स क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको अपोज कर रहा है। सो यानी कि ये हमारे पास बैकवर्ड विस्कस फोर्स हो जाएगा। क्लियर? बिकॉज विस्कस फोर्स इज द इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ लेयर ऑफ लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड है उसकी रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तो वो फोर्स हमारे पास क्या होगा, विस्कस फोर्स कहलाएगा। क्लियर? और ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि ये जो बॉल है, ये जो अगर मान लीजिए पहले इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो फिर धीरे धीरे जब ये यहाँ पे आती है तो फोर्स लगने की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स लगने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, कम होते जाती है। ओके,
मतलब किसकी वजह से, विस्कस फोर्स की वजह से। तो ये जो बॉल है यहाँ पे क्या होना स्टार्ट कर देती है, डैम्प्ड होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, और इसका डैम्प हो जाता है। दैट मीन्स इसकी जो भी यहाँ पे वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। और जो भी वेलोसिटी, मतलब जिस भी वेलोसिटी से ये मूवमेंट कर रही है वो वेलोसिटी जब डाउन हो जाती है तो हम ये लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, मतलब एक फिक्स वेलोसिटी यहाँ पे हो जाती है, जिससे ये जो स्फेरिकल बॉल है इस लिक्विड के अंदर आगे तक यहाँ तक फिर वो मूवमेंट करती हुई आती है, ठीक है। तो ये जो भी यहाँ पर वेलोसिटी होती है, जिसको हमने बोला कि ये वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है। इस वेलोसिटी को हम यहाँ पर बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ओके, इसको आप बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, और जिसका आप डिनोट करेंगे किससे, v के थ्रू। तो इट मीन्स जो भी आपकी स्फेरिकल बॉल है जब वो इस लिक्विड के अंदर एंट्री करती है तो स्टार्टिंग में तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे वो लिक्विड की लेयर्स को पुश करते जाती है तो लेयर्स में क्या होता है, रिलेटिव मोशन जनरेट हो जाती है, और उस रिलेटिव मोशन को एक विस्कस फोर्स जो होता है, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स जो होता है, वो अपोज करता है। अब जब विस्कस फोर्स यहाँ पर एक्ट करने लग जाता है, इसका मतलब ये हुआ रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो जो भी बॉल थी जो ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही थी पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब वो क्या करेगी, कम वेलोसिटी से मूव करेगी, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जब वो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है तो एक ऐसी फिक्स वैल्यू वो गेन कर लेती है, तब वो उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तब स्टोक ने ये बताया था कि जब भी इस तरीके से कोई बॉल एंट्री करती है लिक्विड के अंदर तो उस पर ये जो विस्कस फोर्स लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे F से डिनोट करते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पर वो होती है 6 पाई ईटा R V के इक्वल होती है, और इसी लॉ को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, स्टोक्स लॉ कहते हैं। तो ये हो जाता है हमारा स्टोक्स लॉ। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब स्टोक्स ने ये लॉ तो आपको दे दिया था और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये भी दिया था, लेकिन अगर आप सोचें कि ये उसने कैसे डिराइव किया, तो उसने यहाँ पर ये देखा था कि जो भी यहाँ पे विस्कस फोर्स लगता है, ओके, विस्कस फोर्स वो कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं उन पे डिपेंड करता है, ओके, किस किस पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी विस्कस फोर्स है, ये जो लिक्विड है इसका जो भी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उस पर डिपेंड करेगा, ओके। सो यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि इट डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और साथ साथ में जो भी बॉल है स्फेरिकल बॉल उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ बॉल एंड वेलोसिटी, जिसको हमने यहाँ पर क्या बोला, टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाती है तो हमने इसको बोल दिया यहाँ पे कि ये एक टर्मिनल वैल्यू जो है वो गेन कर लेती है, किसकी, स्फेरिकल बॉल की, क्योंकि भैया विस्कस फोर्स तो जो लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा ना, तो वो इस बॉल के डायमेंशन पर भी डिपेंड करेगा। अगर हमें ये नहीं पता फिलहाल, मतलब फिलहाल अगर आप ये सोचो कि आपको ये फॉर्मूला जो है इसके बारे में नहीं पता, तो आप क्या कहेंगे कि जो भी फोर्स है विस्कस फोर्स दैट डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसकी किस पावर पे डिपेंड कर रहा है आपको नहीं पता, तो आप इसको लेंगे ए पावर पे डिपेंड करता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट टाइम में आप बोलेंगे कि एफ दिस इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ बॉल, रेडियस ऑफ बॉल की आपने यहाँ पर ले लिए बी पावर। क्लियर। एंड एफ दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एंड इट इस पावर सी। अगर हम इन सबको कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है एफ दैट इज प्रोपोर्शनल टू ईटा ए आर बी वी सी। आप प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट अप्लाई करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू के ईटा ए आर बी वी सी। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो भी डायमेंशंस है उनको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो बाय मेथड ऑफ डायमेंशन हम ना यहाँ पर इनको इनकी सबकी डायमेंशन लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ इन डायमेंशन फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे एफ जो है वो आपके पास फोर्स है एंड दैट इज m1 l1 t-2 इक्वल्स टू k। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी आपके पास डायमेंशन होती है m1 l-1 t-
1a। नेक्स्ट r रेडियस है तो l होगा ओनली and its power b and v is the velocity that means lt minus 1 and its power c। so यहाँ पे आप देखते हैं कि m जो है इसकी पावर क्या है 1 into a और फिलहाल कुछ नहीं है। l जो है that is minus a plus b plus c and t this is minus a minus c। और यहाँ पर ये सब जो भी डायमेंशंस है इनको हम बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं m1 l1 t minus 2। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है उसको यूज कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ये जो डायमेंशंस है यहाँ पे जो कंपेयर करोगे तो जो भी पावर है सबकी सेम होनी चाहिए बिकॉज बेस भी सेम है। सो a इज इक्वल टू 1। आप देख रहे हो m पावर ऑफ m है ये। अगर आप m की पावर को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा a इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट पावर ऑफ l अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको यहां से मिलता है 1 और यहाँ पे माइनस a प्लस b प्लस c दिस इज इक्वल टू 1। तो बच्चों आप a की वैल्यू 1 अप्लाई कर दीजिए। माइनस 1 प्लस b प्लस c इक्वल्स टू माइनस 1 सॉरी प्लस 1 देन b प्लस c विल बी इक्वल टू 1 तो है ये माइनस 1 वहां पे शिफ्ट होगा तो प्लस 1 हो जाएगा एंड 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। एंड द लास्ट पावर ऑफ t जब आप टाइम की पावर देखेंगे सो हियर माइनस 2 एंड देयर माइनस a माइनस c इक्वल्स टू माइनस 2। ओके a हैज द वैल्यू पॉजिटिव 1 सो यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो c यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए और माइनस 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए तो ये प्लस में हो जाएगा। सो c इज इक्वल टू 1। क्लियर? आपको c की वैल्यू मिल गई है। तो जो भी आपके पास c की वैल्यू मिली है इक्वेशन नंबर 3 आप इसे इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई कर दीजिए। सो यहाँ पे आपके पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 b प्लस c दैट इज इक्वल टू 2। सो b प्लस c इज इक्वल टू 1 सो दैट इज इक्वल टू 2 देन b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। b इज ऑल्सो 1। तो आपने देखा बच्चों कंपेयर कीजिए a भी आपके पास 1 है b भी आपके पास 1 है और c की वैल्यू भी आपके पास क्या है 1 है। सो ये जो भी आपके पास फॉर्मूला था अगर आप इस सब में डायमेंशंस की वैल्यूज को अप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है f दिस इज इक्वल टू k ईटा रेज टू द पावर 1 ओके r रेज टू द पावर 1 एंड वेलोसिटी रेज टू द पावर 1। और बच्चा ये जो भी यहाँ पे k है मतलब कांस्टेंट है एक्सपेरिमेंटली इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 6 पाई के इक्वल आपको मिली थी। सो 6 पाई ईटा आर वी ये हमारा स्टोक्स जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो भी आपको मिल जाता है दैट इज द विस्कस फोर्स। ओके विस्कस फोर्स इन दिस सिचुएशन। सो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोक्स लॉ कि ये जो भी स्टोक्स लॉ है इसको आप कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। पहले स्टोक्स लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लॉ। सो स्टूडेंट्स हियर आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लॉ। फर्स्ट इम्पोर्टेंस दैट इज दिस लॉ अकाउंट्स द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स कि जो भी क्लाउड्स बनते हैं आप तो जानते ही हैं कि वो प्रोसेस क्या होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है बेसिकली आप स्टोक्स लॉ जो है उसके थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जहाँ पर भी जो वेपर्स होती हैं ओके वाटर वेपर्स जो होती हैं वो सब क्या होती है कंडेंस होती है। कंडेंस दैट मीन्स कलेक्ट होना स्टार्ट करती हैं और जब वो सब कलेक्ट हो जाती हैं तो एक छोटी एक स्मॉल ड्रॉप बन जाती है वाटर ड्रॉप बन जाती है एंड दैट स्मॉल वाटर ड्रॉप उसका क्या होता है वेट बहुत कम होता है और जब वेट उसका बहुत कम होता है तो वो बहुत ही जल्दी क्या करती है टर्मिनल वेलोसिटी जो भी होती है उसको एक्वायर कर लेती है और टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर होने के बाद वो क्या करती है ऊपर उड़ना स्टार्ट कर देती है मतलब अपवर्ड मोशन उसकी वो स्टार्ट कर देती है। इसी वजह से फिर जब वो सब आपके ऊपर चले जाते हैं मतलब कि जब वो बहुत ज़्यादा हाइट को कवर कर लेते हैं तो वहाँ पर सब कंडेंस होकर क्या करते हैं क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है तो इसको आप यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी जो है कॉन्सेप्ट आपको मिलता है जिसकी वजह से आप बता सकते हैं कि कैसे क्लाउड्स बनते हैं। एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट दिस लॉ हेल्प्स ए मैन कमिंग डाउन विद द हेल्प ऑफ पैराशूट।
आप जब भी पैराशूट से मतलब नीचे की ओर आते हैं, मतलब कोई भी मैन जब भी पैराशूट से नीचे आता है, तो जब तक वो पैराशूट को ओपन नहीं करता है, जैसे कि मान लीजिए वो एरोप्लेन से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो वो अगर जब तक वो पैराशूट को ओपन नहीं करता है तो वो बहुत तेज स्पीड से आपको नीचे गिरता हुआ दिखाई देता होगा। आपने कभी मूवी वगैरह में देखा होगा कि जब तक मतलब एरोप्लेन से जैसे ही नीचे आ रहा है तो उस समय तो वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही पैराशूट ओपन हो जाता है तो जब वो पैराशूट पूरा खुल जाता है फिर क्या होता है, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा मूवी के अंदर कि पहले तो बहुत तेजी से आ रहा होता है, फिर वो धीरे धीरे आराम से, फिर मतलब आराम से ऐसा लगता है कि सिंपली मोशन वो कर रहा है। वो क्यों करता है, क्योंकि जैसे ही पैराशूट जो है वो ओपन होता है तो वहां से जो एयर होती है वो क्या करती हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स जो है यहाँ पर वो वर्क करती है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती हैं, एंड दैट फोर्स इज द विस्कस फोर्स। वो विस्कस फोर्स होता है जो उसकी रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, जिसकी वजह से वो जो पैराशूट ओपन हो जाता है तो उसके बाद वो जो मैन होता है उसकी जो वेलोसिटी है वो डैम्प हो जाती है, मतलब डाउन हो जाती है, और वेलोसिटी डाउन हो जाने के बाद मतलब जो भी मैक्सिमम वेलोसिटी थी उससे कम होने के बाद एक लिमिटेड वेलोसिटी, फिक्स वेलोसिटी वो गेन कर लेता है, दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये भी आप स्टोक्स लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसका दे सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट, इन डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विद द हेल्प ऑफ मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट। तो मिलिकन्स का जो ऑयल एक्सपेरिमेंट होता है वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं उन पर चार्ज जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को कैलकुलेट करने पे भी वहां पर टर्मिनल वेलोसिटी का यूज होता है, और वो जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो स्टोक्स लॉ के थ्रू ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमें टर्मिनल वेलोसिटी, दैट मीन्स स्टोक्स लॉ जो है वो काफी यूजफुल होगा, ठीक है। तो इसी के साथ साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी है, आप एक बार इसे देख लीजिए। रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.5 mm। आप जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, एक कॉन्सेप्ट है बेटा, जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो जो जो वैल्यूज दी जाती है ना आप पहले उन्हें नोट डाउन कर लें, काफी इजी होगा, ठीक है। जैसे आपसे कहा है रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.5 mm, क्लियर, आपने ये नोट कर लिया। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हैज ए टर्मिनल वेलोसिटी इन एयर 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो भी रेन ड्रॉप है वो अब क्या कर रही है, जो भी रेन ड्रॉप है जब वो नीचे आ रही है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब जिस भी वो लिमिटेड फिक्स वेलोसिटी से वो नीचे आ रही है, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। डन। द विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 18 इंटू 10⁻⁻5 poise। ओके, फाइंड द विस्कस फोर्स ऑन द रेन ड्रॉप। आपको विस्कस फोर्स जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आप देख रहे हो कि ये आपके पास एक इसी तरह का कॉन्सेप्ट है जो स्टोक्स लॉ में दिया जाता है, तो आप यहाँ पर स्टोक्स लॉ यूज करेंगे। सो स्टोक्स लॉ F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये आपके पास होता है। आप इन सब के वैल्यूज अप्लाई करेंगे। तो जब भी हम वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो हम ये नोटिस करेंगे कि क्या सारी वैल्यूज जो भी है हमारे पास सारे के सारे एक ही सिस्टम में है, दैट मीन्स MKS और CGS। तो हम उनको पहले अरेंज कर लेते हैं जो भी है, जैसे कि F इज इक्वल टू 6 पाई, दैट मीन्स 22/7, या फिर आप 3.14 भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, ईटा दैट इज इक्वल टू 18 इंटू 10⁻⁻5 पॉइज। बेटा पॉइज है ना, पॉइज कौन से सिस्टम में होता है, पॉइज होता है CGS में, तो इसका मतलब हम बाकी सबको भी CGS में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। R इज द रेडियस, ये क्या है mm में है, लेकिन CGS में तो सेंटीमीटर होता है, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 10 से डिवाइड करेंगे। ओके, देन इट विल 0.05 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारे पास 0.05। एंड लास्ट v इज द वेलोसिटी, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, देन इट विल बी 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये लीजिए 200। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, आप इजीली देख पा रहे होंगे, ये पॉइंट आप हटाएंगे, यहाँ पे 00 आ जाएगा, तो ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाता है, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या क्या मिलता है। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 18 5 जा 90, ओके, फिर 19 को 2 से करो, 90 को 2 से 180 आपको यहाँ तक मिल गया। 180 को 6 से कर लो, 18 6 जा कितना होता है 108। ओके, तो ये 108 और 180 था तो यानी कि 0, और यहाँ पे कितना है 22, डिवाइड करोगे 7 से, और लास्ट में 10 की पावर यहाँ पे क्या है -5 है,
सॉल्व कर लीजिए, जो भी वैल्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 22 को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 22 इंटू 0, 22 को 8 से किया, 22 8 जा कितना होता है 176, तो 176 का 6 यहाँ पे 0 है तो 7 कैरी हो गई है 1, 22 1 जा 22 और 1 कितना हो गया 23, 23 आपके पास यहाँ आया और यहाँ पे आपने 7 से डिवाइड और करना है, चलो कर लो। 7 3 जा 21, 2 मिला 27, फिर अगेन 7 3 जा 21, 6 मिला 66, 7 9 जा 63, अगेन यहाँ पर 3 हो गया 30 हो गया तो 7 4 जा 28, फिर उसके बाद 2 बचेगा 20 यानी कि पॉइंट लग जाएगा ना, और फिर उसके बाद आपके पास कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, 6 बचेगा 6 0, 7 8 जा 56, इनफ है, बहुत है इतना, है ना। मल्टीप्लाई कर दो 10 रेज़ टू द पावर -5 से, 10 रेज़ टू द पावर -5 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ 3394.28 और डिवाइड कर रहे हो कितनी जीरो से 10 जीरो से, मतलब सॉरी 5 जीरो से 2 3 5, तो 1 2 3 4 एक और लगा दोगे और फिर आपका डेसिमल आ जाएगा, तो 0.0339 अप्रोक्सीमेटली अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 0.034 ये हमारे पास फोर्स आता है, तो इसका मतलब सीजीएस में फोर्स कितना होता है डाइन में होता है। क्लियर बच्चा? तो इस तरीके से आप इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व कर लेंगे। अब आपने देखा होगा कि इस टॉपिक में हमने यहाँ पर कंसेप्ट लिया है वो किसका है, टर्मिनल वेलोसिटी का। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी को। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।